ये पीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ये उनके लिए है। तो 25 में जो आप एग्जाम दोगे तो आपको पता है कि अब आपके पास एग्जाम में 11 मंथ्स हैं। मीन्स 3 अगस्त 2025 को एग्जाम होगा। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट फॉर फ्रेशर्स एंड नेक्स्ट फॉर जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, इधर आपने 24 में दिया है या 23 में दिया है। कुछ लोग रिटेन क्वालिफाई हुए हो, कुछ नहीं हुए हो। तो सबसे पहले हम फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट टाइमर हैं, और उसके बाद फिर आगे। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको 2 सितंबर 2024 से ये किया, और ये 3 अगस्त 2025 जो आपका एग्जाम है, ऑलरेडी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। आप इनको ऑब्वियसली उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप देख सकते हो। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसमें आपका डेडिकेटेड इंडिविजुअल गाइडेंस आपको मिलता है। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अब ऑब्वियसली है, सबको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि यस हमें करना चाहिए, तो आप करो। अदरवाइज इसमें से जैसे आपको उचित लगता है उस ढंग से प्रिपरेशन करो। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जैसे बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और आगे मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ें हैं ओपन में आपको प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे और जो क्लोज में है, जो पेड वाले में है, जो पेड ग्रुप में है, उनको दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ओपन में, आप उसके आधार पे वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले यदि आप फ्रेशर हो, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट, फ्रेशर्स का मतलब है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट देखो। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अपियरिंग ग्रेजुएशन होता है तभी देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने 3 इयर्स पहले कर लिया, लेकिन कभी हमने इस एग्जाम को सीरियस नहीं लिया, तो फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं, तो आप तभी फ्रेशर ही हो। आप फर्स्ट टाइमर ही हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइमर हो, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हो, उनके लिए सबसे जरूरी है कि यदि आप इस एग्जाम के बारे में जानते हो या सिमिलर टाइप के एग्जाम के बारे में जानते हो, तो आप ऑलरेडी ये बेसिक आपका क्लियर है। यदि मान के चलो वो भी क्लियर नहीं है, कि आप न तो इस एग्जाम को कभी दिए हो और न सिमिलर टाइप के एग्जाम को कभी दिए हो, और आप अभी जस्ट एग्जाम का कम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, सबसे पहले बात ध्यान रखो एक कि किसी भी एग्जाम को जब आप देते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखो। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर देखो। उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलता है कि यस ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऑब्वियसली मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली क्या है, आप यूपीएससी के वेबसाइट से जाओ। ठीक है, वेबसाइट से, यूपीएससी वाले वेबसाइट से में जाओ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें से आपको डाउनलोड कर लेना है। मिनिमम 3 इयर्स का आप देख लो। 3 इयर्स के मिनिमम आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उनको देखो। ठीक है, तो 3 ईयर में आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। आप लेटेस्ट उसमें से पैटर्न आपको पता चलते हैं। अब ये नहीं है कि आप बैठ करके सारे क्वेश्चंस को एग्जैक्ट सोल्व कर लोगे, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर कोई जो एग्जाम दोगे, आप ग्रेजुएशन या तो क्लियर किए हुए हो जो 25 में दोगे, या फाइनल ईयर में होगे। तो एटलीस्ट इवन आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को, आप साइंस भी हो तो आप साइंस का चीज समझ सकते हो। आप आर्ट्स के विषय को में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आर्ट्स की चीजों को समझोगे। कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जनरल चीजें तो समझोगे। तो जिस भी विषय में आप अभी तक किए हो या जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, आप ट्राई करो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। नहीं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन एटलीस्ट देखो मल्टीपल टाइम। प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेगुलर रूप से आपको देखते रहना है। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका टास्क है। दूसरा, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो। न्यूज़पेपर रीडिंग जो भी आपका
अपना चॉइस है। जैसे यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो या आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या तो आप द हिंदू लो या इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब ये बोलोगे कुछ लोग कि ठीक है मुझे दोनों पसंद नहीं है, तो ठीक है आपको अपना चॉइस से कोई देख लो। इन नॉर्मल जो होता है, आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आज की डेट में इंडियन एक्सप्रेस जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें स्पेशल सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीजों को उस ढंग से किया जा रहा है। तो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी माध्यम से यदि आप हो तो कोई भी आप अपने चॉइस का न्यूज़पेपर लो। सपोज दैनिक जागरण आप ले सकते हो, जनसत्ता ले सकते हो, हिंदुस्तान ले सकते हो। तो इन तीनों में से देख लो, या फिर यहाँ भी आपके पास अपनी चॉइस है, कोई भी आप ले सकते हो। अदरवाइज दैनिक जागरण या जनसत्ता आपके पास मिलता है तो वो, या हिंदुस्तान को ले सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स का ही आप देखते हो तो मैं ओरिजिनल इस वजह से कहता हूँ कि वेबसाइट से डाउनलोड करो, क्योंकि उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में दिए हुए रहते हैं। जहां भी डाउट्स होता है, जैसे अब किसी ने किसी मार्केट से किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपने खरीदा, सपोज आपने हिंदी माध्यम वाला खरीदा, अब उसमें कुछ इरर्स हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना एग्जैक्ट। लेकिन जब आप ओरिजिनल आप डाउनलोड करते हो तो ओरिजिनल वाले में आपको पता है हिंदी भी दिया हुआ है, इंग्लिश भी दिया हुआ है। वेयर देयर इज प्रॉब्लम, वो आपको बोलते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश वाले कंटेंट को फॉलो करना है। जहाँ कोई एम्बिग्यूटी है, जहाँ थोड़ा डिफरेंस है, तो ये आप ओरिजिनल वाले से करो। फिर आपको देखना है कि यस, जो आंसर्स की कुछ ईयर्स के जैसे ऑब्वियसली 24 वाले का भी आंसर की ऑफिशियल नहीं है, लेकिन 23 है, 22 है, 21 है, तो इन सबके ऑफिशियल आंसर की आपको यूपीएससी ने दिया हुआ है। आप उनसे उनके आंसर्स भी देख सकते हो। तो एक आपका सो प्रीवियस ईयर पेपर देखो, मिनिमम 3 इयर्स, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को, और प्लस न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश और ये। अब न्यूज़पेपर में है कि क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में देखो दो टाइप के न्यूज होते हैं, टू टाइप्स के। एक न्यूज रिपोर्टिंग होता है और एक होता है आपका एनालिसिस। मैक्सिमम आपको एनालिसिस वाला पार्ट को करना है, ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग नहीं करोगे, रिपोर्टिंग को कम करोगे। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है ना, कि सपोज ओलंपिक हुआ और पैरा ओलंपिक जारी है, तो इसमें से किसने कितने मेडल जीते, या कोई और इवेंट इंसिडेंट कुछ ऐसी हो रही है, तो उसके बारे में आपको देखना है। मान के चलो कि इंडिया ने किसी मिसाइल को का परीक्षण किया, तो आप उसके बारे में देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम लाया है, उसके बारे में आपको देखना है। तो कुछ चीजें आपको रिपोर्टिंग देखना है, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस वाला पार्ट जो है, एडिटोरियल जो होता है संपादकीय, उसको आपको ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। एडिटोरियल वगैरह ये सब मैं डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली आगे आने वाले दिनों में। एडिटोरियल का मतलब क्या है, जिसको एडिटर ने लिखा है। कोई एक एडिटर हैं, सपोज करो 10 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स का उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। आप एक फ्रेशर हो, आप 2 इयर्स 3 इयर्स से प्रिपरेशन भी सपोज कर रहे हो, तो आपसे वो फार बेटर तरीके से लिख रहे हैं कंसाइज रूप में। तो सपोज करो कि एक एडिटोरियल जो है वो 300 से लेकर के आपको 1000 वर्ड्स या 1200 वर्ड्स तक के रहते हैं। तो कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस पर वो डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपका होता है जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं। तो जो आप एडिटोरियल पेज है, ये सपोज करो एडिटोरियल पेज है, तो लेफ्ट हैंड में जो ये रहता है, जनरली कुछ में देखोगे 2 आर्टिकल, कुछ में 3 आर्टिकल, ये, तो ये जो होता है न्यूज़पेपर के आपके एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर। और इधर में देखोगे जनरली 2 आर्टिकल रहते हैं, तो वो जो होते हैं गेस्ट गेस्ट ऑथर होते हैं। तो आपको देखना है ये वाला भी और ये। प्योर पॉलिटिकल न्यूज है तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। यदि अब मान के चलो जैसे इलेक्शन वगैरह रहता है या कुछ और, तो बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज चलते रहते हैं, तो प्योर पॉलिटिकल है उसको छोड़ सकते हो। जिस भी पॉलिटिकल न्यूज में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यदि हैं, कुछ इशूज स्पेसिफिक हैं, तो उनको आप देखोगे। तो एक तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, और मैक्सिमम फोकस जो है एनालिसिस वाले पार्ट पे, खास करके एडिटोरियल वाले सेक्शन को देखोगे। रिपोर्टिंग वाले में कुछ चीजें आपको लगता है ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप
चीजें आपको हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो इलेक्शन के रिलेटेड ये है कि सपोज करो कि विधायक जी के घर में चोरी हो गया, या पटना में विधायक की पत्नी का सोने का चेन चोरों ने खींच लिया। ये हमारा समस्या नहीं है। या डेली आप साइबर फ्रॉड से रिलेटेड केसेस देखते हो, तो ये हमारा ये जो रिपोर्टिंग हो रहा है, जो कहाँ ये छीना, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन एडिटोरियल में साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में आप देखोगे। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी कुछ इश्यूज हैं तो उनको देखोगे। लेकिन अदरवाइज न्यूज रिपोर्टिंग जो कचरा कबाड़ा जो ये है उस ढंग से ये नहीं देखना है, ठीक है। कि बीपीएससी शिक्षिका जो गायब थी वो वाराणसी में बरामद हुई, और उनका किडनैपिंग नहीं किया था, उनके अपने अफेयर्स थे, और ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम नहीं, हमारा जो रिपोर्टिंग में उसी चीज को देखना है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया उससे। तो ध्यान रखना कि जो रिपोर्टिंग वाली चीजें होती है उसका लार्जर सिग्निफिकेंस है, तो वो एडिटोरियल पार्ट में आ जाता है। एडिटोरियल पार्ट का जो मतलब है संपादकीय का, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस में, उसमें भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ फिगर्स होते हैं, उसमें भी कुछ रिपोर्टिंग वाले एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक तो इनको करना है, तो दो चीज आपके पास अभी हुआ, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्लस आपका न्यूज पेपर। अब जो आपके हैं बेसिक बुक्स वगैरह, तो बुक्स का नेम और ये सारे मैं आगे अभी बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल कुछ चीजों को ये कर रहा हूँ कि हर जो एनसीईआरटी नॉर्मली है, तो नॉर्मली एनसीईआरटी का अभी फिलहाल जैसे जो भी है हम बताएंगे कौन से शुरू करना है और लिस्ट भी बताएंगे। एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स आपको पढ़ने होते हैं। अब कोई भी कैंडिडेट, आप ग्रेजुएशन या तो किए हुए हो या ग्रेजुएशन आपका फाइनल ईयर होने वाला है, तो आप नाइन्थ क्लास का चीज तो समझ सकते हो, टेंथ क्लास का चीज तो समझ सकते हो। तो आपको नाइन्थ टेंथ से स्टार्ट करना है। इन नॉर्मल नाइन टेंथ 11 ट्वेल्थ, ये 4 क्लास का। अब किसी को लगता है कोई सब्जेक्ट एकदम हमको नाइन्थ, अब जैसे कुछ चीजें हैं, लेट अस टेक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 9 क्लास से ही मेनली स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले यदि इकोनॉमिक्स के कुछ कंपोनेंट है तो वो इकोनॉमिक्स सच नहीं है सोशल साइंस में, लेकिन इकोनॉमिक्स मेनली आपका क्लास 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आपको करना है। फिर टेंथ का करना है, 11th का करना है, 12th का करना है। हिस्ट्री है तो सपोज करो हिस्ट्री को जिसको जीरो आ रहा है तो आप 6 क्लास से भी कर सकते हो। अदरवाइज है 11 ट्वेल्थ का आपको ये करना है। कुछ और चीजें जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में मान के चलो लक्ष्मीकांत है, लेकिन उसके पहले हम यदि एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। एनसीईआरटी की ब्यूटी ये है कि उसको स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो बेसिक बुक्स एक एक अपने पास सब रखोगे, वो धीरे धीरे मैं लिस्ट 1-2 दिन में आपको अपडेट करा दूंगा, लिस्ट जो है वो बता दूंगा। फिर क्या है कि देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मैंने बोला ना, कुछ कैंडिडेट साइंस से हैं। जो साइंस से हैं उनको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लग सकता है, ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लग सकता है, मे बी पॉलिटी बहुत बोरिंग लग सकता है, इकोनॉमिक्स बोरिंग लग सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आप बेसिक कोई भी टॉपिक लो, सपोज करो एनसीईआरटी में कुछ लेते हैं, अब उसको पढ़ो, उसको देखो, उसको समझो। फिर उसके बाद आप सोचो कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो उसमें से इंटरेस्ट लो। अब लेटेस्ट एक सबसे अच्छी चीज होती है क्या, कि स्टार्ट कोई भी चीज, जैसे हम प्रिपरेशन जब करते हैं तो सिंपल से चीजों से स्टार्ट करो, इंडिया से। जब इंडिया अपने देश के बारे में, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी जानना चाहिए, और जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी अपने देश के बारे में जानना चाहिए। तो इंडिया, दैट इज भारत अपना। अब देखो इंडिया यदि लेते हैं तो इंडिया क्या है, इंडिया को भारत भी कहते हैं, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 यानी पार्ट 1 आर्टिकल 1 जो है क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत जो क्या है, राज्यों का एक संघ। अब एक एक चीज ये पता चली, अब देखो भारत का देखो, आप ज्योग्राफी देखोगे, इसका मैप देखोगे, आप आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी आपको इंडिया का मैप मिलेगा, और हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एंशियंट टाइम से मैप मिलेगा। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो प्रेजेंट टाइम का आपको मैप मिलेगा, डिफरेंट एक नहीं। ज्योग्राफी की बुक पढ़ोगे जैसे एनसीईआरटी का ही, तो आपको 50 मैप मिलेंगे। तो इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए। इंडिया के मैप में स्टार्ट करो कि हमारा स्टेट कहाँ पे है, या यूनियन टेरिटरी आप जिस जहां से भी हो वहां वो कौन सा है, हमारे पड़ोसी कौन से हैं, हमारे जो इंडिया है उसके बॉर्डर किस किस कंट्री से लगते हैं, और किस कंट्री का बॉर्डर किस स्टेट से लगता है।
लेंथ भारत का क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। एरिया क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। मान के चलो आप ये देखें, भारत के फिर राष्ट्रपति कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पार्लियामेंट क्या है। छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करना है, इंटरेस्ट लेना है। आप पूरे जैसे लेटेस्ट टेक कि इंडिया में अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, अब तक कितने प्रेसिडेंट हुए, मे भी आपको बोरिंग लग सकता है। आपको लग सकता है अरे कौन पहले आया कौन नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे तो ये आपको आसान लगेगा। हर कोई राइट की बात करता है, हर कोई अधिकार की बात करता है, लेकिन उसी अधिकार को हम कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। कि आपका जो पार्ट 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 4 जो है वो आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है। तो जैसे जैसे यदि फिर आपका ड्यूटी के बारे में है, पार्ट 4A आपका ड्यूटी है। यदि इनिशियली देखा जाए तो ए का मतलब है एक तरह से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो आपने राइट इंजॉय किया तो आपको ड्यूटी भी करनी चाहिए। अब ड्यूटी जो बाद में ए का मतलब अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया आपको। 4 में आपका पार्ट 4 में डीपीएसपी है, उसके बाद 4A में आपका आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, फिर बाद में एक और ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ से इन चीजों से स्टार्ट करना, छोटे छोटे चीज से इंटरेस्ट लो। तो जब देखो राइट की हर कोई बात करता है, प्रिपरेशन करे या ना करे, और ड्यूटी की भी बात आपको करते हो, तो राइट और ड्यूटी इसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करो। इकोनॉमी लो, सप्लाई और डिमांड हर कोई थोड़ा बहुत समझते हो। महंगाई, इन्फ्लेशन हर कोई समझते हो। बैंक में यदि आप पैसे बैंक से ले रहे हो तो आप सोचोगे ना ब्याज दर कम हो, और आप बैंक में पैसे रख रहे हो तो आप सोचोगे ना कि ब्याज हमको ज्यादा मिले। चीजों से आपको महंगाई, जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो गृहिणियां हैं, जो हाउस होल्डर हैं, जो फीमेल हैं, जो वीमेन हैं, जो घर का काम काज संभालती हैं, तो बोलती है ना कि बाजार में तो सब चीज महंगा हो गया। इसी महंगाई को आपको बेटर तरीके से पढ़ना है, इन्फ्लेशन के फॉर्म में पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम कैसे करेंगे, या कभी कभी इन्फ्लेशन सही भी होता है थोड़ा बहुत। देखो अभी जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट हमारा रखा जाता है 2 ± ये, सॉरी 4 ± 2%, इसका मतलब 2 to 6% होना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन है, तो ये रेंज में है। अब इन्फ्लेशन मान के चलो इन्फ्लेशन नहीं होगा, जीरो है, लेट्स टेक जीरो, हाइपोथेटिकली एक लो कि जीरो रेगुलर रूप से रह रहा, इसका मतलब है किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ रही है। तो जब किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ती है तो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लो, यदि आज कोई वस्तु 10 रुपए किलो है, आप जान रहे हो कि 5 साल बाद भी, 5 years बाद भी 10 रुपये ही रहेगा, तो आप सोचोगे ठीक है रहने तो, जब मर्जी है खरीदेंगे ना। लेकिन कोई चीज को यदि लगता है कि आज 10 रुपए है, कल 20 हो जाएगा, और कोई चीज को स्टोर करके रख सकते हो, तो आप सोचते हो ना कि हम स्टोर करके रख लें। या किसी चीज का कभी होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, तो उस समय क्या आप करते हो, स्टॉप कर देते हो, यदि आपको पता हो कि वो फ्यूचर में उसका थोड़ा प्राइस कम होना होगा। यदि आप जानोगे कि फ्यूचर में अब कभी प्राइस कम नहीं होगा और इसी रेट से बढ़ता जाएगा, तो सब लोग कूद पड़ेंगे मार्केट में, फिर डिमांड सप्लाई गड़बड़ा जाएगा। डिमांड सप्लाई सबसे महत्वपूर्ण आपका इकोनॉमी में है। यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो सोचो, अभी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी के या कोई भी हो रहे हैं, तो 1,000 कैंडिडेट पे, किसी में 1500 कैंडिडेट पे, किसी में 2000 कैंडिडेट्स पे एक सिलेक्शन हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि अभी जैसे 24 था, 24 में मान के चलो कि सपोज करो 90,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, ठीक है, सीट्स 506 है, तब भी आपका लेस देन 1% लोग ही सेलेक्ट हो गए ना। यानी कि मोर देन 100 आपको, यानी कि 150 प्लस में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो टफ है।
तो ये क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगा ना। इसका मतलब क्या है कि रेगुलर रूप से जो है एग्जाम्स में कट ऑफ वगैरह मोर और लेस कभी थोड़ा कम होते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं। यदि सीट्स उतना ही हो, कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपके कट ऑफ ऊपर जाएंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर पे भी मायने रखता, लेकिन हम माने कि ऑल इल्स आर कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहे। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि 506 सीट्स थे और 506 कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते। कोई कंपटीशन था नहीं, किसी न किसी कोर्स में मिलता ही एक तरह से। हाँ, अब उसमें से कंपटीशन तब होता, मतलब सिलेक्शन तो सबका हो जाता। कंपटीशन ये होता कि अच्छा मुझे फर्स्ट चॉइस ये चाहिए, ये वाले में, लेकिन सिलेक्शन तो सबका हो जाता। तो इस चीज का ध्यान रखो कि जो कंपटीशन, डिमांड और सप्लाई, अब इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। अब इंटरनल सिक्योरिटी, लेटेस्ट टेक लो, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी है। तो आप जानते हो ना कि हमेशा आप किस कंट्री में रहना चाहोगे जहां सुरक्षा व्यवस्था है। कोई ऐसे कंट्री में रहना चाहोगे जहां आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इन द सेंस है कि आप गली से निकले, कब कोई आपको मार देगा या कुछ कर देगा, तो दिक्कत होता है ना। तो आपको ये चाहिए सुरक्षा। तो छोटे छोटे चीजों से लेकर के आपको स्टार्ट करना है। आगे हम रेगुलर रूप से चीजों को छोटे छोटे पार्ट में अपडेट करते रहेंगे, चीजों को बताते रहेंगे, करते रहेंगे। जो चीज टफ लगता है तो हम थोड़े से इजी वे में लेंगे, इजी चीज को लेंगे। हमें 12वीं का टफ लग रहा, 11th का लेंगे। 11th का टफ लग रहा है, 10th का लेंगे। 10th का टफ लग रहा है, 9th का लेंगे। 9th का टफ लग रहा है, 8th का लेंगे। यदि हम ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमको 10वां तक का चीजों को आना चाहिए। आपका फाइट ऑल इंडिया लेवल पे है। स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड मूव टू हायर। किसी भी चीज में आपका पिलर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका मुश्किल। और सीरियस इसको लो, किसी भी जिस एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सीरियसली उसमें से टाइम लगाओ। रेगुलर रूप से आपका टेस्ट भी होगा, क्वेश्चंस भी वगैरह भी। ऑब्वियसली जो पेड प्रोग्राम में होंगे उनके लिए रेगुलर टेस्ट, फीडबैक और वन टू वन टॉक आपसे आपसे होगा। और जो कैंडिडेट्स ओपन में देख रहे हैं चीज़ों को, तो जैसे कुछ चीज़ों को कहता हूँ आप फॉलो करो, और आप इन नंबर ऑफ टीचर्स को फॉलो करते हो। तो जहां आपको लगता है उचित उस ढंग से करो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।